कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि सिर्फ खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यहाँ हर मौसम में अलग अलग फसलों की खेती की जाती है, जिसकी बुवाई से लेकर फसल काटने तक के सफ़र को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्व स्थित राज्य झारखंड में भी कृषि सबसे मुख्य व्यवसाय है, जिसमें धान, मक्का, तिलहन आदि की भरपूर मात्रा में खेती होती है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में हम आपको झारखंड में उगाए जाने वाले विभिन्न फसलों से रूबरू कराएंगे। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे कृषि यहाँ के लोगों के जीवन में रचा बसा है। झारखंड वनों से भरा राज्य है। यहाँ लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है। झारखंड की भौगोलिक रचना पठारी है, जिसके कारण यहाँ कहीं समतल तो कहीं सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। यहाँ के किसान खेती के लिए मुख्यतः वर्षा जल या फिर परंपरागत जल स्रोत जैसे कुआं, नदी, तालाब आदि पर निर्भर रहते हैं। इतने विशाल भूमि क्षेत्र पर खेती होने के कारण यहाँ की 70% ग्रामीण आबादी रोजगार के लिए मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है। झारखंड की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। इस वजह से यहाँ धान, मक्का, दाल, तिलहन, मूंगफली, सब्जी आदि की अच्छी पैदावार होती है। झारखंड प्रदेश में गर्मा फसल जो जायद फसल कहते हैं, उसके अभी किसानों में काफ़ी जागरूकता आई है। और जो पहले एकल फसल करते थे, उसके जगह पे अब किसान जो हैं वो रबी भी करते हैं और गर्मा भी करते हैं। खास करके गर्मा के समय में किसानों को, झारखंड के किसानों को यह समस्या आती है पानी की। तो पानी की बचत वो अब जानना सीख गए हैं और उसमें क्या है, वो सूक्ष्म जो सिंचाई की सूक्ष्म विधि है, मतलब सूक्ष्म सिंचाई विधि, तो उसको वो टपक विधि सिंचाई अपना रहे हैं। उसमें तमाम फसलें जो सब्जियों की हैं, जैसे कि फ्रेंच बीन है या बोदी है या टमाटर है, बैगन है, तो गर्मा किस्म की फसलों को वो खेती करके आमदनी अपनी दुगनी प्राप्त कर रहे हैं। और साथ में वैसे किसान जो कि अन्य फसलें लेते हैं, अनाजी फसलें लेते हैं, उसमें खास करके जैसे मूंग है, उड़द है, तो इसकी बहुत अच्छी संभावना है। और इससे खासी कम अवधि की फसलें हैं ये, 80 से 90 दिनों की, और किसान इसको बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और इससे क्या होती है, फसलें भी जो हैं वो कम समय में तैयार हो जाती हैं। और इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो झारखंड की है, वह भी किसानों के प्रयास से यह बढ़ती जा रही है, ताकि यह आने वाले समय में जो किसान जो है, जो हमारे जो कहते हैं फसल चक्र जो है, उसमें खरीफ भी, रबी भी और जायद का भी समावेश कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी जो है वो दुगनी हो रही है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि किसान जो है इस क्षेत्र में, चाहे वो सब्जी का उत्पादन हो या दलहनी तलहनी फसलों का हो, या काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पर कर रही है। और काफ़ी यह उत्साह की बात है और किसानों की इससे आय भी दुगनी हो रही है झारखंड प्रदेश के। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ लंबे खेतों के बजाय क्यारीबंद छोटे खेत होते हैं, जिसमें मुख्यतः खरीफ, रबी और जायद फसल उगाए जाते हैं। लेकिन इन सभी फसलों में सबसे ज़्यादा यहाँ धान की पैदावार अधिक होती है, और इसीलिए यहाँ के खाने में चावल बहुत ही बृहद ढंग से रचा बसा है। चावल दुनिया के खाद्य पदार्थों में से एक है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों की तुलना में दक्षिण पूर्व एशिया के लोग चावल का अधिक सेवन करते हैं। झारखंड राज्य की बहुसंख्यक आबादी का प्रमुख आहार चावल है, जो कि धान के पके हुए फसल से प्राप्त किया जाता है। चावल में फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। चावल अपने सबसे महत्वपूर्ण घटक कार्बोहाइड्रेट के रूप में
तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसी वजह से इसे खाने में एक पूर्ण भोजन के रूप में लिया जाता है। झारखंड में धान 71% भूमि पर उपजाया जाता है। धान की खेती करने के लिए पहले किसान 2 से 3 बार खेत की जुताई करते हैं। साथ ही उसी वक्त खेतों की मजबूत मेड़बंदी भी कर देते हैं। इस प्रक्रिया से खेत में वर्षा जल अधिक समय के लिए संचित हो जाता है। मेड़बंदी के बाद कई किसान पहले नर्सरी में बीज का शोधन करते हैं। इसके लिए वो 25 किलोग्राम बीज में 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 75 ग्राम थीरम का प्रयोग करके बीज को शोधित करते हैं। उसके बाद किसान बुआई की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर मॉनसून आने के 10 से 12 दिन पूर्व यानी मध्य जून तक 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान के पौधे की रोपनी खेतों में कर देते हैं। धान की फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए धान के खेतों में हमेशा पानी को प्रचुर मात्रा में रोका जाता है। धान की पैदावार अच्छी हो सके, इसके लिए धान की फसल में सही समय पर सही मात्रा में जैविक अथवा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। फिर जब धान की फसल तैयार हो जाती है, तब किसान इसकी कटाई कर उसमें से चावल निकालकर उसे मंडी तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद ये झारखंड और देश के अन्य राज्यों में लोगों के थाली तक पहुंच जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती पी भावना हूँ। मैं इधर वैज्ञानिक हूँ। जो हमारा अनुसंधान केंद्र है रांची में, ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन का जो अनुसंधान केंद्र रांची में, मैं वैज्ञानिक हूँ। आज हम बात करेंगे धान के बारे में। जैसे हमारा झारखंड का जो प्रदेश है, इधर धान का खेती बहुत पहले से है। जैसे परंपरा जैसे चलता है, आपको मालूम है धान का जो उत्पादन शुरू हुआ है इधर से ही शुरू हुआ है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही शुरू हुआ है। तो इधर हम लोग तरह तरह का धान देख सकते हैं। इसका जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है। इधर हमको तरह तरह का धान मिलता है। जैसे काला धान मिलता है, ब्राउन राइस जो बोलते हैं वो मिलता है, और सुगंधित धान जो है वो भी मिलता है। झारखंड में किसान जो धान का खेती करते हैं, ये लगभग 3 तरह का ज़मीन में करते हैं। इधर हमको टांड ज़मीन मिलता है, जो ऊंची स्थल में वो रहता है। ऊंची ज़मीन जो बोला जाता है उसको टांड ज़मीन बोलता है। और जो मध्यम और नीचे जो है उसको दोन 2, दोन 3 और दोन 1 बोला जाता है। तो इसके अनुसार इधर किसान जो है अपना जो किस्म को सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपका जो टांड ज़मीन हो गया है, उसमें जो ऊंची ज़मीन हो गया है, इधर आपका सीधा बुआई करते हैं। जो किसान बाई हैं वो सीधा आपको इधर धान को लगा देते हैं। जैसे डायरेक्ट सोइंग जो बोलते हैं हम लोग, उसको करते हैं। इसमें आपको कुछ किसान लाइन सोइंग भी करते हैं। ज़्यादातर आपका जो है छिड़काव भी करते हैं। तो इसमें थोड़ा खरपतवार का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इधर आपको मालूम है झारखंड में जो पानी बहुत मानसून का जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे खरपतवार का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। डायरेक्ट सोइंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर किसान भाई कुछ लोग लाइन सोइंग जो करते हैं, उनके लिए खरपतवार कंट्रोल करने के लिए आसान हो जाता है। और जो मध्यम में भी थोड़ा सीधा बुआई करते हैं कुछ किसान, और कुछ किसान आपको जैसे ट्रांसप्लांटिंग का जो मेथड है उससे करते हैं। और नीचे ज़मीन जो 2-1 बोला जाता है, उसमें लगभग पूरा हमारा ट्रांसप्लांटिंग ही चलता है। हमारा इधर किस्म भी बहुत, जैसे हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है रांची में, ये ठांड ज़मीन के लिए बिरसा किसान 108, 109 और 110 का वैरायटी रिलीज़ किया गया है। तो इसका अच्छा उपज मिलता है, लगभग 3 टन प्रति हेक्टेयर मिलता है। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे रोटी के अलावा भुट्टे के शक्ल में भी खाया जाता है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में मक्का को अधिकांश मैदानी भागों की तरह खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। मक्का के रोपाई से पहले इसके खेतों को अच्छी तरह से पाटा चलाकर एवं उर्वरक छिड़ककर तैयार किया जाता है। फिर मक्के के बीज को उचित दूरी बनाते हुए खेतों में बोया जाता है। इसके बाद जब पौधे में फूल आ रहे हों और उसमें दाने भरने का समय हो गया हो, तब इसकी सिंचाई जोर शोर से की जाती है। वहीं खरपतवार नियंत्रण के लिए 25 से 30 दिनों में निराई गुड़ाई भी की जाती है।
खरपतवार निकालते समय किसान इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि पौधों की जड़ ना कटे, क्योंकि इससे फसल खराब हो सकती है। झारखंड में मक्के की रुपाई के 70 दिनों के बाद मक्का बेचने व खाने लायक हो जाता है। मक्के की खेती में बहुत ही कम पूंजी लगती है और पैदावार भी अधिक होती है। झारखंड में उत्पादित मक्के बिहार, बंगाल व महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को भी भेजी जाती है। मक्का स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। मक्के में मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर समेत कई खनिज तत्व मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मक्का का बना भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट होता है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में मक्के के दाने को पीसकर घाटा के रूप में खाया जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के शरीर में सही संतुलन के साथ खून को संचालित करने के अलावा शरीर में खून की भी मात्रा को बढ़ाता है। मक्के को रोटी बनाकर या फिर आग पर पकाकर भी खाया जाता है। इंसान के अलावा झारखंड में मक्के को दर्रे के रूप में पालतू जानवर को भी खिलाया जाता है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। मैं आईसीआर प्लांडो में कृषि प्रसार का प्रधान वैज्ञानिक हूँ। मैं झारखंड में मक्का की उन्नत खेती के बारे में संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ। किसान भाइयों, यहाँ तो मक्का की खेती हो ही रही है। कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। अच्छे किस्म का चुनाव, किस्म खास करके जो जाड़ा महीना है वो लंबी अवधि यानी 95 दिन से ज़्यादा अवधि की किस्म का चुनाव करना चाहिए। और जो वर्षा महीना मक्का की खेती करते हैं उसमें अपने ज़रूरत के अनुसार से 85 दिन की भी किस्म है, 85 से 95 दिन की भी है, 95 से ज़्यादा दिन की भी है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार से पब्लिक सेक्टर का भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी है, चुनाव करें। और किस्म के चुनाव के बाद कैसे करें उसको खेती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ की मिट्टी, झारखंड की मिट्टी अम्लीय है। अच्छे उपज लेने के लिए चूना का प्रयोग करना ज़रूरी है। आप 1 एकड़ ज़मीन में 3 से 4 क्विंटल चूना का प्रयोग, जो खेती वाला चूना है उसका प्रयोग करें। खास करके वर्षा महीना में एक बार कर दे, जो नाली बनाते हैं नाली में डालें और वो 1 साल के लिए पर्याप्त है। उसमें दूसरे फसल भी लग जाएगा, फिर से आपको लगाने की चूना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, आप लोग जो मक्का की खेती कर रहे हैं वो सामान्य मक्का है, लेकिन जो अपने खाने के लिए मक्का का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छा है क्वालिटी प्रोटीन मक्का, और उसकी किस्म है HQPM 1 और HQPM 5। ये सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए अनुशंसित है और इसे लगा सकते हैं। इसकी खासियत ये है जो इसका जो प्रोटीन है वो अंडा के प्रोटीन के जैसा है। जो अंडा खाने से प्रोटीन की ताकत मिलती है वही इसको खाने से भी मिलती है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा, आप जब बीज लगाते हैं उसके पहले बीज उपचार ज़रूर कर लें। बीमारी से बचने के लिए बाइवेस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज का संशोधन कर लें, और कीड़ा से बचने के लिए आप फिप्रोनिल 4 ml प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करके। और एक फार्मूला है FIR, जब आप बीमारी से बचाव के लिए भी करते हैं तो पहले F का मतलब है फंजीसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड और उसके बाद राइजोबियम वो दलहनी के लिए है। तो पहले आप बीमारी से बचाव के लिए उपचार करें, उसको छाया में सुखा लें, फिर कीड़ा से बचाव के लिए उपचार करें और छाया में सुखा करके फिर बुआई करें। ये बीज उपचार के बाद बहुत ही लागत कम हो जाती है जो कीड़ा और बीमारी आता है उसमें। अभी देखा गया है एक नया कीड़ा आया है मक्का में, फॉल आर्मी वर्म। तो फॉल आर्मी वर्म चूँकि झुंड में आता है और पूरा का पूरा खेत बर्बाद कर देता है, तो इसके लिए भी आप सतर्क रहें। जो ही जैसे आप लगाते हैं तो फसल को देखते रहें। अगर लगे जो 10 पौधा में से 1 पौधा में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो गया है तो आप ज़रूर उपचार कर लें, नहीं तो ये पूरा खेत में फैल जाता है और पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। और उसके लिए यदि 10% से कम है फॉल आर्मी वर्म खेत में तो आप पहले जैविक विधि का अपनाएं, जैसे नीम का खली का प्रयोग कर सकते हैं। उसके एक नीम का सॉल्यूशन भी मिलता है मार्केट में अजाडिरेक्टिन के नाम से, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन 10% से ज़्यादा अगर जब हो जाता है प्रकोप तब आप रासायनिक विधि का उपयोग करें।
और तभी आपको वो कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा खेत बर्बाद कर देता है। झारखंड में धान और मक्का के अलावा ज्वार, मूंगफली, गन्ना आदि जैसे फसल उगाए जाते हैं, जिनकी मुख्यतः बुआई जून से जुलाई तक में कर ली जाती है और जिसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। इन खरीफ फसल को भदई फसल के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ खरीफ फसल की कटाई दिसंबर में होती है, जिन्हें अगहनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में खरीफ फसल के कटते ही रबी फसल की बुआई शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख है गेहूं। झारखंड में धान और मक्के के बाद अगर कोई फसल सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं तो वो है गेहूं। धान और मक्के के बाद गेहूं झारखंड के कुछ जिलों में उगाया जाने वाला सबसे प्रमुख फसल है। गेहूं का इस्तेमाल आमतौर पर रोटी बनाने में किया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। गेहूं एक रबी फसल है, इसके लिए धान की कटाई के बाद खेत तैयार की जाती है। सबसे पहले डिस्क हैरो से खेत की जुताई कर खेत को धान के ठूंठ से मुक्त किया जाता है। इसके पश्चात भूमि को समतल कर उसमें उचित समय पर गेहूं की बुआई पंक्तियों में की जाती है। फिर बुआई के 20-25 दिन बाद जब पौधे की शीर्ष जड़ें बनती हैं, तब पहली सिंचाई की जाती है। इसके बाद दूसरी सिंचाई बुआई के 45 से 50 दिन बाद फूटान के समय, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पश्चात गांठ बनते समय, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद बाली आने पर, पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन बाद दूधिया अवस्था पर एवं अंतिम सिंचाई 115 से 120 दिन बाद दाना पकते समय किया जाता है। इसके अलावा गेहूं के अच्छे फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। आज गेहूं के अच्छे पैदावार के कारण झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की थाली में अब चावल के साथ साथ अक्सर रोटी भी दिखने लगी है। रबी फसल में गेहूं के अलावा सरसों, सूरजमुखी जैसे तिलहन तथा चना मटर जैसे दलहन भी बहुत आयात मात्रा में उगाए जाते हैं। इन रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है, जबकि इसकी कटाई मार्च तक कर ली जाती है। झारखंड में रबी फसल के कटते ही जायद फसल उगाए जाते हैं। खरीफ और रबी फसल के बाद झारखंड के खेतों में जायद फसल लगाया जाता है। जायद फसल गर्म मौसम की फसल है, इसलिए इन्हें ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। इन फसलों को मार्च से अप्रैल के बीच में लगाया जाता है और इनकी कुटाई जून से लेकर जुलाई तक में कर ली जाती है, क्योंकि इन फसलों को गर्म के साथ साथ शुष्क मौसम भी चाहिए होता है। ये फसलें कम समय में ही तैयार हो जाते हैं। जायद फसल के तौर पर मुख्य रूप से टिंडा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, भिंडी, टमाटर, अरबी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, परवल, करेला आदि उगाए जाते हैं। इन फसलों की बुआई से पहले खेत में सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर ली जाती है। फिर इन फसलों को पंक्तियों में थोड़ी दूरी बनाकर लगाया जाता है। जुलाई आते आते जब ये फसल तैयार हो जाती है, तब किसान इनकी कटाई कर इन्हें बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कमाते हैं। जो टाण ज़मीन है उसमें फलदार पौधा लगाते हैं, आम, लीची, वो बाग प्रबंधन उसमें करते हैं जो टाण ज़मीन में है। उसके थोड़ा सा नीचे होगा तो हम जहाँ पानी नहीं जमता है उसमें हम सब्जी लेते हैं, जिसमें बैगन है, उसमें हमारा टमाटर लगाते हैं, मटर लगाते हैं, ये सब्जी लगाते हैं। और उससे जो नीचे वाले ज़मीन है जहाँ पानी जमता है, जैसे धान लगाते हैं, जो नीचे वाला ज़मीन में उसमें धान लगाते हैं। जैसे धान कटने के बाद जैसे लंबा अवधि वाला जैसे धान लेते हैं किसान भाई, जैसे लंबा 150 दिन वाला जो धान लेने के बाद जनवरी फरवरी में उसमें दोबारा 2 फसल ले सकते हैं। उसमें मूंग लेते हैं, मूंग करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम जैसे धान लगाने के बाद दूसरा जो फसल लेना है, हमें उसे जो दलहनी फसल ग्रुप लेना है, क्योंकि दलहनी हम फसल लेने से हमारा मिट्टी का जो नाइट्रोजन मात्रा उसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी होता है। इन फसलों के अलावा झारखंड में महुआ की भी खेती होती है। महुआ एक भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और जंगलों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यह वृक्ष काफ़ी तेजी से बढ़ता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 25 मीटर तक जाती है। यह वृक्ष
आमतौर पर पूरे साल हरे रहते हैं। महुआ भारतवर्ष के सभी भागों में होता है। ये मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ों पर 3000 फुट की ऊंचाई तक पाया जाता है। झारखंड में भी महुआ का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ जंगलों में महुआ के ढेर सारे पेड़ हैं, जिसके फल फूल से ग्रामीण जनता पेय पदार्थ से लेकर कई तरह के औषधि और तेल प्राप्त करते हैं। महुआ के उत्पाद की अधिक मांग होने के कारण अब इनका वाणिज्यिक प्रयोजनों के तौर पर बीज के द्वारा खेती किया जा रहा है। महुआ के फल फूल में विटामिन ए, बी तथा सी तथा अन्य खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अलावा महुआ के बने तेल भी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, क्योंकि इसमें आवश्यक अम्ल और खनिज तत्व के साथ साथ प्रचुर मात्रा में बीटा सिस्टोराल एवं ग्लूकोसाइड पाया जाता है, क्योंकि ये रक्त में प्रवाहित कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सहायक होता है। इसके अलावा महुआ के पेड़ से प्राप्त पत्तियों को ग्रामीण जानवर का चारा और दोना पत्तल आदि बनाने में भी उपयोग करते हैं। झारखंड प्रदेश में खास करके वर्तमान समय में महुआ की खेती पे काफ़ी ध्यान दी जा रही है, और ख़ास करके जो महुआ की पेड़ हैं, हमारे यहाँ की जो जनजाति हैं जैसे संथाल परगना की हैं या चतरा हैं या अन्य प्रांत हैं, तो झारखंड के तो वहाँ पे उनके किसानों का मुख्य जीविका का साधन भी महुआ है। और वह खास करके महुआ का फूलों का मतलब जो उनकी कलेक्शन करके संग्रहित करके इसके बहुत तरह के उत्पाद भी बनाते हैं, जैसे कि उसका लड्डू यानी जो उनके पौष्टिकता के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, भोजन का भी एक माध्यम होता है। और साथ में इसमें क्या होती है कि इसके विपणन से उनको काफ़ी लाभ भी मिलता है, ताकि एक उनका जीविका का मुख्य स्रोत जो हो जाती है आदिवासियों का खास करके। तो इसलिए सरकार भी महुआ की खेती पे काफ़ी ध्यान दे रही है, और उसके उन्नत किस्मों का भी विकास के लिए अनुसंधान कार्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जंगलों से कलेक्ट तो होता ही है, साथ साथ इसकी खेती को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि महुआ की खेती को झारखंड प्रदेश में एक अच्छे आमदनी के साधन के रूप में देखी जा रही है। झारखंड में परंपरागत कृषि के अलावा त्वरित लाभ देने वाले फसल मशरूम की भी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों के लोग कम समय और कम जगह में बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती करते हैं। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों से किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ काफी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि मशरूम की खेती कम समय, कम लागत और कम जगह में ही बेहतर आमदनी का जरिया बन जाता है। मशरूम की खेती की सबसे बेहतर बात यह है कि इसके लिए जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। किसान पुआल और भूसे को हॉट वाटर ट्रीटमेंट अथवा केमिकल का छिड़काव कर रात भर स्टेरलाइज करते हैं। इसके बाद इसे बांस के बने खांचे पर रखकर इसमें मशरूम का बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद समय समय पर पुआल के ऊपर नियमित मात्रा में पानी का छिड़काव किया जाता है। साथ ही मशरूम लगाए गए जगह पर तापमान भी अनुकूल ही रखा जाता है। बीज डालने के 16 से 18 दिनों में मशरूम निकल आता है, जिसे किसान ऊपर से टोकर तोड़ते हैं। एक बार बीज डालने के बाद लगभग 2 से 3 महीने तक मशरूम का उत्पादन होता रहता है, जिसके कारण यहाँ के किसान को लागत से दुगना लाभ हो जाता है। कि झारखंड में जो है सो मौसम के हिसाब से हम लोग लगभग 3-4 तरह का मशरूम की खेती करते हैं। अभी जैसे जाड़ा का मौसम है, तो जाड़ा के मौसम में सबसे सुविधाजनक बटन मशरूम है, और बटन मशरूम की खेती जो है किसान भाई खुले में भी कर रहे हैं, और कुछ जो बड़े किसान हैं वो इंडोर मेथड से इसकी खेती करते हैं। जहाँ तक खुले में खेती की बात है, तो बटन मशरूम के लिए जैसा कि हम चर्चा करते रहे हैं कि बटन मशरूम के लिए जो फ्रूटिंग है, जो फल निकलता है, उस समय कम तापमान की ज़रूरत है। 14 से 18 डिग्री लगभग तापमान की आवश्यकता है, जो कि जाड़े के मौसम में किसानों को मिल जाता है। और आसानी से अभी जो है सो कंपोस्ट तैयार करके, और काफ़ी किसान झारखंड के सभी ज़िले में, लगभग सभी ज़िले में किसान खेती बटन मशरूम का स्टार्ट कर दिए हैं। वो अक्टूबर से कंपोस्ट बनाना शुरू किए हैं, और नवंबर से लेकर के फरवरी लास्ट जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक जो है सो बटन मशरूम की खेती करेंगे। इन सारे फसलों के अलावा झारखंड में फल फूल और औषधीय पौधों की भी सफल कृषि की जाती है, जिससे किसानों को कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं।
इसके अलावा झारखंड में जैविक कृषि भी बहुत ही तेजी से प्रचलित होती जा रही है, जो कि किसानों के साथ साथ उपभोक्ता के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। नमस्कार। चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं